जय हिंद दोस्तों। प्रेप निंजा में आपका स्वागत है। एक आर्टिकल आया था दोस्तों बांग्लादेश पे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। GS2 में डायरेक्टली आता है वो। और इसके जो पॉइंट्स है मतलब 10 पॉइंट है उसके निकाले हुए। और डायरेक्ट मतलब एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपन। और बस GS2 में नहीं, GS3 में वगैरह भी और एथिक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है दोस्तों 250 मार्क्स का, 250 वर्ड्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो सॉल्व करने को दूंगा, प्लीज़ सॉल्व करो ये क्वेश्चन। और मैं टेलीग्राम चैनल पे इवेल्यूशन के लिए डाल दो दोस्तों, फ्री में इवेल्यूशन करके दे दूंगा आपको। आर्टिकल अच्छा था दोस्तों, मतलब इसके पॉइंट्स अपन अपने भारत के लिए भी सोच सकते हैं अपन। 10 पॉइंट है दोस्तों। तो देखेंगे इस ये जो लास्ट टाइम जो आर्टिकल देखा था हमने दोस्तों बांग्लादेश पे, उसका ही एक्सटेंशन है ये। आज का जो आर्टिकल है, जो पिछला वाला आर्टिकल देखा था बांग्लादेश पे, उसका एक्सटेंशन है। एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। पिछले बार अपन ने क्या देखा था। पिछले बार 3 पार्टी देखी थी दोस्तों अपन ने। एक जेनजी वाली पार्टी, जेनजी, ये नेशनल एनसीपी। दूसरी पार्टी जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी कट्टरवादी पार्टी है और पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ओके। और तीसरी पार्टी थी बीएनपी। बीएनपी ये, तो ये चुन के आ गए जो अपने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दावेदार है ये। तारिक रहमान नाम है इनका। ये दूसरा कोई नहीं, ये जो खालिदा जिया थी ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे अपने शेख हसीना के पहले, उनके सुपुत्र ही है, ओके। ये आर्टिकल GS2 में तो यूज़ होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन इसका पॉइंट है ना, आप दूसरी जगह पे डाल सकते हो, ओके। GS मतलब पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह में डाल सकते हो ऐसा। और इनका रिलेशन तो देख लिया अपन ने। ये भी देख लिया था हमने। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान था 1971 में, फिर ये बांग्लादेश बना। अपने रिलेशन शेख हसीना से अच्छे थे वगैरह। लेकिन 2024 में शेख हसीना ने मतलब उतर गए अपने पद से। ये देख लिया था। कैसा चलता है दोस्तों ये अवामी लीग। शेख हसीना की पार्टी थी और बीएनपी ये खालिदा जिया की पार्टी थी। खालिदा जिया देखी ना हमने, ये वाली खालिदा जिया। अच्छी है, सुंदर है ये, मतलब सुंदर थी। अवामी लीग और बीएनपी, तो ये एक एक टर्म अवामी लीग की हो जाएंगी तो दूसरी टर्म बीएनपी की, फिर से तीसरी टर्म अवामी लीग की, चौथी टर्म बीएनपी के, ऐसा करते थे दोस्तों ये। और एक पार्टी किसी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करती, बीएनपी पाकिस्तान को तो अवामी लीग इंडिया को, इसके अपोजिट ऐसा कुछ करते थे दोस्तों। तो लेकिन आखिरी आखिरी में क्या हो गया दोस्तों, जो ये थी मतलब अपनी शेख हसीना थी, इसने विपक्ष को, छात्रों को, बुद्धिजीवों को और मतलब इनके इसके शासन में पूरे मतलब उनको दबा के रखा, उनको डर का माहौल छाया था दोस्तों पूरा। तो ये गिरना ही था, मतलब इसकी जो गवर्नमेंट थी वो गिरनी थी, आज नहीं तो कल। शेख हसीना की हुआ भी वैसा ही। जुलाई 2024 में जेन जी, मतलब जिनकी उम्र 25 से कम है, जो 95 के बाद में बोर्न है, उन्होंने आंदोलन किया और उसकी गवर्नमेंट गिर गई। ऐसा हुआ दोस्तों, उन्होंने पुलिस और जो आर्मी थी, शेख हसीना ने बोला उनको गोलियां चलाए, लेकिन उन्होंने भी उसका सुना नहीं। और शेख हसीना भाग के आ गई इंडिया में, ओके। तो आज वही देखेंगे आगे का, शेख हसीना वर्सेस ऑल स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल अपोजिशन। देखो दोस्तों क्या होता है ये, डेमोक्रेसी रहती है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और चौथा मीडिया। मीडिया तो बिक गई है, वो तो जाने दो, अपन उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी पिलर रहते हैं दोस्तों, स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल, अपोजिशन। अपना अपोजिशन इतना वीक है दोस्तों, इसलिए अपनी डेमोक्रेसी वीक हो रही है दोस्तों। अपना अपोजिशन कभी स्ट्रांग रहता है, सरकार से अभी क्वेश्चन पूछते तो बहुत खतरनाक डेमोक्रेसी रहती है हमारे। वो जाने दो, अपने को उसमें नहीं जाना है। इन्होंने एक ये लाया है दोस्तों, जुलाई नेशनल चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर 2025, ओके। इसको जुलाई चार्टर बोलते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स लाए दोस्तों इन्होंने, बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स है, देख लेंगे आप। पहले तो 2 काम किए इन्होंने इसके अंतर्गत। एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया, जो इलेक्शन अभी पार्टी चुन के आगे। और दूसरे इनका दूसरा काम है कम्युनल पार्लियामेंट बनाना। एक पार्लियामेंट बनाना है, निचला हाउस, कम्युनल पार्लियामेंट बोलते हैं उसको। 28 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स, 28 पेज का डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। मैनिफेस्टो है 28 पेजेस का। उसके कुछ अमेंडमेंट्स है बहुत अच्छे दोस्तों, मतलब डायरेक्ट आप GS2 में यूज़ कर सकते हो इसको। अमेंडमेंट्स क्या है दोस्तों इसके। पहला अमेंडमेंट है कि कोई भी पीएम, प्रधानमंत्री, 10 साल के ऊपर राज नहीं करेगा और 2 ही टर्म के लिए राज करेगा। जैसे यूएस में 2 टर्म के लिए राज करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही है। मतलब अपने होनेबर पीएम है मोदी जी, तो उनके अभी 12 साल चल रहा है, शायद 12वां साल, तो ये राज नहीं कर सकते, बस 2 ही टर्म 10 ही साल ये करेंगे राज, ओके।
पीएम अगर पार्टी लीडर है तो उसको पार्टी लीडर पद छोड़ना पड़ेगा और बस पीएम के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओके। तीसरी अमेंडमेंट है अभी मतलब जो इमरजेंसी ये करते थे कंडक्ट करते थे पीएम, तो अभी अकेले इमरजेंसी कंडक्ट नहीं करेंगे, उनको अपोजिशन की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लेनी ज़रूरी रहेंगी। पहले अकेले डायरेक्ट इमरजेंसी डिक्लेयर करते थे, अभी वैसा नहीं चलेगा। दो हाउस बनाएंगे दोस्तों, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस को सीनेट बोलेंगे, लोअर हाउस को कम्युनल पार्लियामेंट बोलेंगे। मैं यहाँ पे जो डिस्कस किया अभी इस पे ही फोकस है उनका। ओके। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि डिप्यूटी स्पीकर अपोजिशन के लिए, ये जो जगह है डिप्यूटी स्पीकर की अपोजिशन के लिए मतलब रखी रहेंगी, मतलब अपोजिशन से ही चुन के आएगा डिप्यूटी स्पीकर। पहले अपने यहाँ पे भी ऐसा ही होता था, अभी क्या है क्या पता, मुझे नहीं पता। इलेक्शन कमीशन रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। ओके। अपनी इलेक्शन कमीशन अपना 2015-16 में वो स्ट्रांग था दोस्तों, इंडिपेंडेंट था पूरा। लेकिन आजकल सरकार का ही सुनता है इलेक्शन कमीशन। अपन उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इधर देखेंगे इलेक्शन कमीशन रीऑर्गेनाइज, मतलब जो बॉडी थी इलेक्शन कमीशन की वो पिछले गवर्नमेंट के रिलेटेड ही थी, मतलब जो उसके जो ज़्यादा नज़दीक है वगैरह उनको ही, तो अभी रीऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड को चुनेंगे वो, मतलब जो भी उनका ये बनेगी बॉडी उसमें एक्सपर्ट लेंगे वो, एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा अलग अलग फील्ड में, जो लेजिस्लेटिव कमेटी रहेंगे वगैरह। ओके। अपने पहले ऐसा ही रहता था, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह वगैरह एक्सपर्ट थे पूरे अपने फाइनेंशियल के, उनको चुना जाता था पहले। ओके। सीजीआई मतलब जो जुडिशरी बॉडी है, मतलब जो जज वगैरह हम चुनते हैं, उनको इंडिपेंडेंट रहेंगे वो, उसकी अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट ही। प्रेसिडेंट का कोई ये नहीं रहेगा उसमें, मतलब प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं रहेगा उनको चुनने में। ओके। अभी तीन अपने इंडिया में 3 मेंबर की बॉडी चुनती है। कौन रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताना मुझे। अपोजिशनल लीडर रहता है, पीएम रहता है, और तीसरा कौन रहता है दोस्तों, बताना मुझे। ओके। और जो इस इनकी जो वैल्यू थी पहले की बराबरी, मतलब पहले ऐसा था राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, इसके जगह पे अभी ये आया है दोस्तों, बराबरी, इंसानी, सामाजिक न्याय और धार्मिक सद्भाव। इंग्लिश में देखेंगे इसको। इक्वेलिटी आई है, ह्यूमैनिटी आई है, जुडिशियल जस्टिस और धार्मिक सद्भाव। धार्मिक सद्भाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना मुझे। तो ये आया है। अ, और ये इंटरनेट सर्विस और सर्विस और प्राइवेट इंफॉर्मेशन से जो अपने इंफॉर्मेशन रहते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इसकी सिक्योरिटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया दोस्तों, इंटरनेट सर्विस। ओके। और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। ओके। मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोला है, 64 जो ज़िले थे उनके 60+ लोगों ने, परसेंटेज ने हाँ बोला है, मतलब कैसे बताओ आपको, ये 64 ज़िले में से 60% से ज़्यादा लोगों ने हाँ में वोट दिया है। ओके। ओके। तारिक रहमान अभी चुन के आ गया है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब हमने देखा था ना, अ, तारिक रहमान की मम्मी खालिदा जिया थी, वो आवामी लीग की शेख हसीना जैसी थी, वैसे वो बीएनपी की थी प्रधानमंत्री। तो सेम वैसा ही उनका काम करने का तरीका था, तो इनकी इमेज भी अच्छी नहीं थी थोड़ी सी, तो मतलब उनको इमेज सुधारनी पड़ेगी तारिक रहमान को। ओके। और लोगों के बारे में कहा गया आर्टिकल में, देखो जैन जी ने प्रोटेस्ट किया दोस्तों जुलाई 2024 में, लेकिन लोग इतने खतरनाक है, लोगों ने जैन जी को भी, ये जो थी ये जो पार्टी, इसको भी नहीं चुना। बाद में जो जमात इस्लामी थी कट्टरवादी वगैरह, लोगों ने इसको भी नहीं चुना। लोगों ने एक बीएनपी को चुना है दोस्तों, मिडल पाथ जो फॉलो करती है और जो एक्सपीरियंस है। ओके। अवामी लीग को तो चुन नहीं सकती, तो कौन सी पार्टी, ये वाली पार्टी। ओके। बीएनपी को जो एक्सपीरियंस है, मतलब मध्यम पार्टी, मतलब लोग इतने ये नहीं रहते, पब्लिक है सब जानती है वगैरह। और फाइनल इंडिया, इंडिया को क्या ध्यान, मतलब क्या देखना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव थॉट, जो बांग्लादेश के प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं ना दोस्तों, ये 10 अमेंडमेंट की इंडिया ने उससे कुछ लेना चाहिए दोस्तों, यही मतलब लेखक यही बोलता है इसमें आर्टिकल में। तो फिर से देखेंगे दोस्तों, ये चार्टर लाया है दोस्तों, जूले चार्टर बोलते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्शन करवाना है और कम्युनल पार्लियामेंट का निर्माण करवाना है। ये आर्टिकल GS2 में यूज़ होता है, लेकिन आप इसको किस में भी डाल सकते हो। ओके। तो क्या क्या पहला अमेंडमेंट क्या है उसका, पीएम 10 साल के ऊपर नहीं रहेगा, 2 टर्म ही रहेगा। पीएम कोई पार्टी का लीडर नहीं रहेगा। इमरजेंसी अकेला पीएम ने डिसाइड कर सकता। अपर हाउस लोअर हाउस बना लेंगे। डिप्यूटी स्पीकर अपोजिशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन रिऑर्गेनाइज होगा, जो बॉडी थी इलेक्शन कमीशन। और वेरियस फील्ड से एक्सपर्ट कमेटी, मतलब एक्सपर्ट ले लेंगे वो, मतलब जो अपनी इसमें थे,
अलग अलग फील्ड से लेजिस्लेटिव कमेटी में एक्सपर्ट लिया जाएगा। और जो चीफ जस्टिस यहाँ पे गलती हो गई, इंडिया नहीं यहाँ पे। चीफ जस्टिस का जो ये है मतलब जो जज वगैरह है इंडिपेंडेंट बॉडी से चुने जाएंगे, उसमें पीएम का कोई रोल नहीं रहेगा उस बॉडी में। देखो अपने इंडिया में कितना फ़र्क है और यहाँ पे बांग्लादेश में कितना ये है, छोटा सा देश है वो। और ये जो नई वैल्यूज़ ऐड की उन्होंने, इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटी, धार्मिक सद्भाव। धार्मिक सद्भाव का इंग्लिश में नहीं हो रहा है, लेकिन सेकुलरिज्म नहीं है दोस्तों, सेकुलरिज्म उन्होंने कट कर दिया। देखो सेकुलरिज्म था, पहले क्या था, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, ये कट कर दिया दोस्तों। इसके जगह पे धार्मिक सद्भाव, बराबरी, इंसानियत, सामाजिक न्याय, ये लाया दोस्तों। और बाद में इंटरनेट सर्विस और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया। मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोला। और तारिक रहमान को अपनी इमेज, जो माँ के वजह से इमेज थी उनकी, वो सुधारनी पड़ेगी। और लोगों के बारे में कहा गया कि जेनजी को भी नहीं चुना दोस्तों लोगों ने, जमाती इस्लामी जो कट्टरवादी पार्टी उनको भी नहीं चुना, लोगों ने बीएनपी को चुना है, मतलब जो एक्सपीरियंस थी और पुरानी पार्टी थी। इंडिया को भी इनसे कुछ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर लिखो दोस्तों और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजो। हमारे टीम में बहुत सारे इवेल्यूएटर बैठे दोस्तों, वो चेक करके दे देंगे आपको। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों प्रेप निंजा को। थैंक यू।